जब कोई जिद पर ही आ जाए तो जवाब कैसे दिया जाता है? या तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो, या कड़ा जवाब दे दो, या फिर कुछ इस अंदाज में बोलो कि सामने वाला लाजवाब हो जाए। कुछ ऐसा ही जवाब ईवीएम पर ईसी यानी इलेक्शन कमीशन ने दिया। पूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। पर कोई जिद पर ही आ जाए तो क्या करें? जवाब के बाद भी विपक्ष की जिद जारी है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। तो नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पूरा विपक्ष ईवीएम के विरोध में ठीक वैसे ही खड़ा है जैसे सरहद पर हिंदुस्तान पाकिस्तान की सेना खड़ी होती है। आप जीते तो सही, वरना ईवीएम नहीं। आज चुनाव आयोग से दूध का दूध पानी का पानी करने को कहना क्या ये याद दिलाता नहीं कि एक वक्त जब वक्त दिया गया था तो आप नहीं पहुंचे थे? कहीं विपक्ष हार को सूंघकर हार का बहाना तो तैयार नहीं कर रहा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से आशीष चतुर्वेदी जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस की ओर से यशवर्धन सिंह जी और राधेश्याम भारती राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत यशवर्धन जी आपसे कर रहा हूं। यशवर्धन जी, मतलब ये क्या, मतलब आप करना क्या चाह रहे हैं? लोगों के मन में कोई शंका भरना चाह रहे हैं, कोई नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं, या आपके प्रयास क्या है? एक्टिविटी प्रॉपर नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। एक बार आगे मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। राधेश्याम जी, आपको क्या लगता है ये ईवीएम पर इतना बार बार रोना क्या सही है? मतलब इसी ईवीएम ने 2018 में आपको राजस्थान दिलाया, कुछ हद तक मध्य प्रदेश दिलाया, छत्तीसगढ़ दिलाया। इसी ईवीएम ने आपको हिमाचल प्रदेश दिलाया, कर्नाटक दिला दिया, और इसी ईवीएम को आप कोस रहे हैं। स्वप्निल जी, देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात है कि कई बार बीच बीच में इस तरह की बातें देखने को मिली हैं जिससे जो है वो निष्पक्षता पे सवालिया निशान उठते हैं कि कहीं ईवीएम की पेटी कोई किसी जीप में मिलती है, गाड़ी में मिलती है, कहीं जो है जितने वोट होते हैं उससे ज्यादा वहां वोट ही नहीं है, इतने उससे अधिक वोट पड़े मिले हैं। यानी ये इस तरह की जो है बातें, इस तरह की घटनाएं वो शक पैदा करती हैं। लेकिन ये भी सही है कि विपक्ष कहीं ना कहीं इसको अपना हथियार भी बनाता है ईवीएम को, जबकि पूरे स्टेट में देखिए आप जीत करके, हिमाचल में जीत करके आए कांग्रेस, आई कि नहीं आई, कर्नाटक में जीत करके आई, यही ईवीएम से जो है चुनाव हुए। उस समय इनको ईवीएम जो है वो गलत नहीं लगी। ये मुद्दा उठाना देखिए ये गलत है। लेकिन इसमें फिर मैं एक बात कहता हूँ कि बहुत सारे दूसरे देशों में ईवीएम को बंद किया गया है। उसकी निष्पक्षता को जो है कई देशों ने उसको उसके मद्देनजर बंद कर दिया और बैलेट से चुनाव लड़ाते हैं। मैं एक टेक्निकल बात आपको बताता हूँ कि अभी जो है मराठवाड़ा में खास करके जब मराठा आंदोलन चल रहा है तो लोग इस बात को लेकर के वहां रणनीति बना रहे हैं कि एक ईवीएम मशीन पर ज्यादा से ज्यादा 16 निशान हो सकते हैं, 16 उम्मीदवारों के उसमें निशान हो सकते हैं। सही है। हाँ। तो ज्यादा से ज्यादा 15 मशीनें वहां रख सकते हैं एक पोलिंग बूथ पर। अब वहां ये कर रहे हैं कि 500 लोग फार्म भर देंगे, तो ऐसे में बताइए क्या होगा? यानी इसमें टेक्निकल फॉल्ट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए, आमूलचूल जो कमियां हैं उसको तो व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करके दूर किया जा सकता है। मेरा सवाल यह है कि क्या हम वापस आदम काल में लौटे? मैंने उस समय के चुनाव नहीं देखे, लेकिन राधेश्याम जी आपने चुनाव कवर किए होंगे। काउंटिंग में 3-3, 4-4 दिन बीत जाते थे और बैलेट पेपर कौन सा कॉम्प्रोमाइज नहीं होते थे। वो तो किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हुए आपको पता है।
देखिए, मैं खुद कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी के साथ चलना वो बड़ा जरूरी है। हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे, कंट्री आगे कैसे बढ़ेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि जहां कहीं इस तरह की कोई खामियां हैं, इस तरह की बातें आती हैं, तो उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और बाकी इलेक्शन कमीशन ने देखिए पहले टाइम दिया है, उस टाइम में कांग्रेस को और सारे जो विपक्षी दल हैं आज विरोध कर रहे हैं, जैसे फारूक अब्दुल्ला और इस तरह के जो लोग विरोध कर रहे हैं, हाँ। तो उनको उसमें अपना पक्ष रखना चाहिए, बताना चाहिए था भाई इसमें ये कमियां हैं, इसलिए हम जो है ये नहीं, उसके लिए मालूम मैं इंतजार कर रहा हूँ कांग्रेस के मेरे सहयोगी जब जुड़ेंगे, मैं उनसे एक स्पेसिफिक सवाल लेने वाला हूँ। मैं जुड़ गया हूँ। अच्छा यशवर्धन भाई, आप जुड़ गए क्या? मैं आता हूं आपके पास, बातचीत को बस थोड़ा सा मैं कंटिन्यू कर लूं। आशीष चतुर्वेदी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि हम खुद मिलकर लोकतंत्र को खूबसूरत बनाते हैं, चुनाव के पर्व में अपनी अपनी भागीदारी निभाकर, अपने अपने रंग भरकर। जब भी सरकार बने, किसी एक भी व्यक्ति के मन में शंका नहीं होनी चाहिए कि वो सरकार गलत तरीके से बनी होगी। यही लोकतंत्र की खूबसूरती को बचाता है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या बीजेपी ने अपने स्तर पर कोई प्रयास किया कि एक बार विपक्ष को बिठाकर समझाएं भाई कि ये ईवीएम है और इसमें ये पॉसिबिलिटीज नहीं है? स्वप्निल जी, मैं आपका ध्यान सबसे पहले तो जो देश में वर्तमान राजनीतिक स्थिति उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं जी। राधेश्याम जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी बहुत लंबे अरसे से देश की प्रदेश की राजनीति को कवर कर रहे हैं। मैं 2013 के चुनाव से प्रारंभ करता हूं कि 2013 में जब राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए, तो जो राजस्थान का राजनीतिक माहौल था उसमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि अशोक गहलोत की सरकार बुरी तरह हार रही है, और वही लगभग परिणाम आया। 2014 के जब आम चुनाव हुए तो मोदी जी की लहर थी, और राजस्थान में पहली बार हमने 25 की 25 सीटें यहाँ पर जीती। ठीक है। हाँ। राधेश्याम जी, आप मुझे एक बात बताइए कि आज के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जो स्थिति है देश में, जैसे हम कह रहे हैं ना, हम देश में एक नारा लगा रहे हैं कि अब की बार एनडीए गठबंधन 400 पार कर रहा है। हम कांग्रेस को तो नहीं रोक रहे हैं, वो भी नारा लगाए कि देश में 400 पार करेंगे, हम 450 पार करेंगे, 500 पार करेंगे। उनकी जो 400 से ज्यादा सीटें आई हैं 1984 में, आपको किसी ने रोका नहीं है। लेकिन प्रदेश में जिस तरह से राजनीतिक माहौल है, जिस तरह से इनके तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। आशीष भाई, ईवीएम सुनिए मेरी बात, इनके बड़े नेता नहीं, मैं ईवीएम देखिए हो क्या रहा है बेसिकली कि आपको 2024 के जो चुनाव परिणाम हैं उसका अंदाजा बहुत पहले से हो गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को भी हो गया है, राजस्थान के प्रदेश नेताओं को भी हो गया है। तो आपको कोई ना कोई एक बहाना चाहिए जनता के बीच में कि हार का ठिकरा किसके सर फोड़ा जाए। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है? लेकिन आशीष भाई, आई एम सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आशीष भाई, आई एम सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मेरा बेसिक क्वेश्चन यही था कि अगर किसी भी धड़े के मन में शंका है तो वो शंका को प्लूरल करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, है ना? मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने कोई भी ऐसा कुछ क्यों नहीं किया कि बिठाकर एक जाजम पर आकर किसी तरीके से उन्हें संतुष्ट किया जा सके? देखिए स्वप्निल जी, अभी आप देश में लोकतंत्र की खूबसूरती की बात कर रहे थे। देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, देश में सुप्रीम कोर्ट है, देश में इलेक्शन कमीशन है। क्या विपक्ष के पास वहां जाने का कोई विकल्प नहीं है? आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए ना, वहां जाके प्रूव तो कीजिए, अपनी पिटीशन लगाइए। जब इलेक्शन कमीशन ने इनको बुलाया और इनको कहा, तब ये गए नहीं स्वप्निल जी। और जिस तरह से आप भी बता रहे तमाम राज्यों में, मतलब ऐसा नहीं है, अगर हम आज भी देश की बात करें तो देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे विपक्षी दलों की सरकारें हैं। ठीक है। अरे भाई, ईवीएम तो आपके पास ही पड़ी हुई है ना, ईवीएम रहती कहां पे? ईवीएम को केंद्र भेजता है क्या? ईवीएम तो वहीं पड़ी हुई है। अभी आपकी सरकार थी 18 से 23 तक आपकी सरकार थी, राजस्थान में ईवीएम यहीं पे थी ना, ईवीएम। ठीक है सर, मतलब ठीक है। ऐसा क्या है जो आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं? अब मैं यशवर्धन जी को डिबेट में लाना चाहता हूं। यशवर्धन जी, सबसे पहले तो मुझे आप कुछ बेसिक छोटे छोटे से जवाब दीजिए। जैसे पहला सवाल तो यही है कि इसी ईवीएम को फुल प्रूफ कहकर लाया कौन था? मैं सबसे पहले आशीष जी को एक किताब दिखाना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी एट रिस्क। ये अमेजन पर उपलब्ध है ना? हाँ। और इसके राइटर हैं, आपने आशीष जी ने शायद नाम भी सुना हो, GVL नरसिम्हा राव, जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और
अभी राज्यसभा सांसद है अभी वर्तमान में, और ये किताब अमेजन पर उपलब्ध है। उन्होंने बड़ी मेहनत से ये किताब लिखी कि ईवीएम के कारण लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम को बैन कर देना चाहिए, इसमें सारी की सारी संभावनाएं हैं कि इसको हैक किया जा सकता है या इसमें सोर्स कोड ऐसा डाला जा सकता है जिससे एक पार्टी के परिणाम आ सकते हैं। नहीं, दूसरी, इन्हीं के एक राज्यसभा सांसद है, एक मिनट सुनिए, हाँ। इन्हीं के एक और राज्यसभा सांसद है, हाँ। सुब्रमण्यम स्वामी, हाँ। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ उन्होंने पूरी किताब लिखी। ठीक है। ये आरोप सबसे पहले लगाना इन लोगों ने चालू किया। नहीं, लेकिन यशवर्धन ठीक है, भाई, यशवर्धन भाई 2 सेकंड, मैं आपसे ये जी, पूछ रहा हूं कि इसी जी। ईवीएम को फुल प्रूफ कहकर लाया कौन था? देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूं, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज फुल प्रूफ नहीं हो सकती। पहली बात, ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है। पर आप उसको लाए थे? लाए तो ईवीएम इस देश में इंट्रोड्यूस तो आपने किया था। हाँ, तो चुनाव आयोग ने लाया। अब आप बात सुनिए, हाँ, बात सुनिए। हाँ, हमें शक क्यों हुआ? अगर आप इंटरनेट पे, गूगल पे आप सर्च करेंगे, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, कई जगह ऐसी घटनाएं हुई कि ईवीएम खराब हो गई, ईवीएम में बटन किसी भी पार्टी का दबाओ, एक ही पार्टी को वोट जा रहा है, भाजपा को। ऐसा एक जगह नहीं, कम से कम 10 जगह हुआ। अगर किसी जगह बीजेडी को जा रहा होता, डीएमके को जा रहा होता, तो कोई शक नहीं होता। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आ रहा हूं यशवर्धन जी, एक ही पार्टी को, मैं एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर इस वक्त आ रहा हूं, और मेरे सारे गेस्ट को एक बार आप टीवी स्क्रीन पर ले लें। मैं इस सवाल के वक्त चाहता हूं कि यशवर्धन जी को भी सब देखें और सबको यशवर्धन जी भी देखें। यशवर्धन जी, 3 जून 2017, ये तारीख कुछ याद दिलाती है आपको? क्या है? ठीक है, मैं बता देता हूं। 3 जून 2017 ये वो तारीख थी जब इलेक्शन कमीशन ने तमाम राजनीतिक दलों को कहा था कि चैलेंज दे रहे हैं, आओ हैक करके दिखाओ। कांग्रेस नहीं पहुंची, समाजवादी पार्टी नहीं पहुंची, आम आदमी पार्टी नहीं पहुंची, नरसिम्हा साहब गए थे क्या? नहीं, वो भी नहीं गए। आप उनकी किताब को कोट कर रहे हैं, वो भी नहीं गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आई थी। आज जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आप हमें ईवीएम दो, हम अपने कुछ लोगों से उसको चेक करवाना चाहते हैं, 2017 में तो सबके सामने रख दिया था और एक एक दल को 4-4 घंटे देने का वादा था, क्यों नहीं पहुंचे आप लोग? अब आप उसका टेक्निकल कारण समझ लीजिए। ये अविश्वास हो क्यों रहा है? भारत की संस्थाओं को जिस तरीके से खत्म किया गया है, जैसे सीएजी हो गई, चुनाव आयोग के बारे में मैं आपको कह रहा हूं, मुझे भाजपा के मित्रों ने पहले बता दिया कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव करवाएंगे हम। 7 चरणों में। तो पिछली बार भी तो 7 चरणों में हुए। राष्ट्रीय चुनाव 4 चरणों में हुए। जब संसाधन कम थे तब 4 चुनाव में, 4 सर, तो चरणों उस में समय क्या हालत थी, आप भी तो देख रहे हैं। उस समय क्या हालत थी, आप भी तो देख रहे हैं। जब काउंटिंग के डे पे 3-3, 4-4 दिन तक लोग लगे रहते थे। नहीं, मैं ईवीएम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं संस्थाओं को जिस तरीके से नहीं, लेकिन मेरा सवाल तो आप छोड़ रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं कि 3 जून 2017 को कांग्रेस क्यों नहीं, जैसे आप बता रहे हैं, है ना, आप खुद इंजीनियरिंग जानते हैं, चले जाते ना 3 जून 2017 को, दूध का दूध पानी का पानी कर देते। आप लोग गए ही नहीं, आपने चैलेंज लिया ही नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मुझे चैलेंज किया हुआ था, वो क्यों नहीं गए? सवाल तो उन्होंने उठाया सबसे पहले, वो क्यों नहीं गए? उनको जाना चाहिए था ना उस वक्त। हाँ, नहीं, पर 2017 में गुजरात चुनावों के आसपास सबसे ज्यादा ईवीएम को लेकर हमला बसपा ने, आपने और समाजवादी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने बोला था, लेकिन ये चारों ही उधर नहीं पहुंचे थे। सर, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, जल्द हाजिर होता हूं, इसी डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। और मैं राधेश्याम भारती जी आपके पास आ रहा हूं इस कड़ी में। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अमूमन किसी भी नतीजे को देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक, या तो ये तर्कों पर सटीक बैठ रहे हैं या फिर ये तर्कों के परे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ईवीएम के बारे में बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप पब्लिक मूड को समझने में गलती कर रहे हैं। अगर पब्लिक मूड को समझने में गलती कर रहे हैं तो ये एक सुसाइडल टेंडेंसी है, और एक नेशनल पार्टी के लिए ऐसी स्थिति का होना, अगर आप पब्लिक मूड को पढ़ पा रहे हैं तो आप अपने अंदर बदलाव लाइए ना। देखिए स्वप्निल जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम 25 की 25 सीटें तो जीतते आ रहे हैं 2 बार से, इस बार हम 5 लाख से ज्यादा वोटों से हर सीट को जीतेंगे। ये उनका कॉन्फिडेंस है, उनकी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। जबकि कांग्रेस इसके इतर जो है वो स्वयं कमजोर पड़ती है, वो मुद्दों को मतलब जो है जनता तक ले ही नहीं जाती है। उसका संगठन बिल्कुल कमजोर है, उसका आईटी सेल बिल्कुल कमजोर है। अब ऐसे में
वो दोषारोपण यदि करते हैं तो देखिए ये वाजिब नहीं है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मसला इस आगे का तरह है राधेश्याम जी, मसला आगे का है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पब्लिक के बीच में हवा कैसी है, पब्लिक का मूड कैसा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि पब्लिक बदल रही है तो आपको भी पब्लिक के साथ अपने आप में बदलाव करना होगा, जो कांग्रेस में नहीं हो रहा। स्वप्निल जी मैं ये इसलिए कह रहा हूं, देखिए आप विधानसभा के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति बड़ी मजबूत थी। हम जो है डिबेट में हर बार ये कहा करते थे कि कांग्रेस की स्थिति बड़ी मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी जो है मैदान में उसके सामने कहीं टिकती नजर नहीं आ रही, लेकिन उनकी मजबूत रणनीति ने देखो आपके किस तरह परिणाम बदल दिए। अब इसमें ईवीएम को दोष दिया जाए तो देखिए ये तो उचित नहीं है। ठीक है, पब्लिक के मूड को समझने में आप देखिए असफल रहे। पब्लिक तो चाहती थी लेकिन ये मैनेज ही नहीं कर सके, इनकी अपनी राड नहीं मिटी। यदि गहलोत और सचिन पायलट मिलते तो उनमें कोई विरोध नहीं होता आपस में, तो देखिए स्थिति दूसरी होती। अब ये ईवीएम को ऐसे में ये इफ एंड बट कंडीशन वाली स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस ने ये रास्ता खुद चुना। अब हम तो ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी अगर सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं राज्य को भी साथ लेकर आगे बढ़ती तो यही 115 सीटें 150 के आसपास भी हो सकती थी। लेकिन ठीक है, मैं आशीष जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो यशवर्धन जी ने कहा, आप ही की पार्टी या आप ही की विचारधारा से जुड़े लोग भी किताबें लिख रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डाउट करना सही हो? ठीक है, हम उसको साबित नहीं कर पा रहे, कई बार होता है ना सर, खून तो हो जाता है लेकिन कातिल पता नहीं चलता और केस क्लोज करना पड़ जाता है। मैं स्वप्निल जी इस वाले पॉइंट पे भी आऊंगा, पहले मैं 2-4 प्रश्न रखना चाहता हूं। देखिए स्वप्निल जी, होता क्या है कि जब आप जनता का विश्वास लोकतंत्र में खो देते हैं तो फिर आपको अविश्वास करने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाती है। मैंने अभी राजस्थान का उदाहरण दिया, अभी आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बता रहे थे कि वो भी ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। 2015 के चुनाव में दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें से 70 में से 67 सीट्स आम आदमी पार्टी जीती है। 2020 में जब चुनाव होते हैं तो 62 सीटें जीतती है। पंजाब में भी उन्होंने लगभग काफी संख्या में सीटें जीती है। और राधेश्याम जी मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो राजस्थान में जो चुनाव परिणाम आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटें मिली और कांग्रेस को 70 सीटें मिली, एक सीट पर चुनाव डिफर भी हुआ जो कि बाद में करणपुर में हुआ जिसको कांग्रेस ने जीता। आप एक भी सीट मुझे ऐसी बताइए जिसमें परिणाम अप्रत्याशित रहा हो, जो आप राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाने वाला हो कि नहीं यहां पे ये परिणाम कैसे आ सकता है। हमारे बड़े बड़े नेता भी हारे, ऐसा नहीं है, कांग्रेस के बड़े नेता भी हारे, कांग्रेस के नेता जीते भी सही। आप मुझे एक सीट पे तो बताइए ना, एक सीट पे वो आपकी नजर की बात है। मेरी नजर में प्रताप सिंह खाचरियावास का हारना अप्रत्याशित था। नहीं था। मैं कह रहा हूं आपसे, जिस तरह से कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में वो दोनों गुटों से छिटक गए थे स्वप्निल जी, आप मान के चलिए, थोड़ा स्टडी तो कीजिए ना कि कांग्रेस के सारे नेता उनको निपटाने में लगे हुए थे। ठीक है, लेकिन मेरा बेसिक सवाल जो रहेगा आशीष भाई, मतलब आप 200 में से एक भी सीट समझ गए आशीष भाई, जहां तक आपको हमारे नेताओं मेरा बेसिक सवाल रह गया। बेसिक सवाल यही था आपसे कि जो भारतीय जनता पार्टी या उसकी विचारधारा को फॉलो करने वाले चेहरे वो तो किताबें छाप रहे हैं डाउट क्रिएट करते हुए, तो हम उस डाउट को सीरियस क्यों ना लें? देखिए ये तो कांग्रेस की बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो हमारे नेताओं की किताबों में उलझी हुई है। जैसा भी राधेश्याम जी कह रहे थे, भाई आप अपना संगठन तो दुरुस्त कर ही नहीं रहे हैं, आप अपना संगठन दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। जब आपको सीट बंटवारा करना है तब आपके नेता यात्रा कर रहे हैं। आप देखिए, आपने एक इंडी गठबंधन बनाया, आप उसको सहज के नहीं रख पाए। क्यों नहीं कर रख पाए ना सहज के? आपके जो है ममता बनर्जी उसमें एक प्रमुख चेहरा थी, उन्होंने यूनिलैटरली 42 की 42 सीटें अनाउंस कर दी। कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन में कमी रही। ठीक है, नीतीश कुमार जी आपके चेहरा थे इंडी गठबंधन का, आज एनडीए से भी एक विकेट आउट हुआ है, अगर आपको याद हो, बिहार का वो विकेट है। लेकिन नहीं कारण है, देखिए उसका कारण है, आप मान के चलिए। देखिए मैं पारस जी की बात कर रहा हूँ, पारस जी छोड़े ना, आज आप उलझे रहिए उसमें, आप उसी को पढ़ते रहिए, आप उसको पढ़ते रहिए, आप उसको पढ़िए आप लोकतंत्र को इतना कमजोर समझ रहे हैं, कोशिश करेंगे आप लोकतंत्र को कमजोर समझ रहे हैं, ये आपकी कमजोरी है। अब आशीष भाई मैं आपको रोक रहा हूँ। यशवर्धन जी देखिए, मैं आपसे सीधा सवाल ले रहा हूँ, मैं आपसे ये सवाल ले रहा हूँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप बीजेपी के कितने चेहरों की किताबें पढ़ते हैं, आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे।
आप अब तक जितनी भी हारें हुई हैं उनकी समीक्षा करके उनके नतीजों को अप्लाई करना चालू कीजिए ना सर। आप बीजेपी की किताबों में बिजी रहेंगे तो अपने अंदर बदलाव कब लाएंगे? स्वप्निल जी, हाँ। मैं एक बड़ा कारण बता रहा हूं आपको। आप मुझे एक बात का बताइए कि मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करने का जो नियम है वो क्यों बदला? उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्यों बाहर कर दिया? अब वो हमेशा ही मेजोरिटी में रहेंगे, वो और उनका एक मंत्री और एक विपक्ष, 3 में से 2 तो हमेशा वो ही रहेंगे। ये चीज शक पैदा करती है जब आप पूरे इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने में तुले हुए हो। आप सारे इंस्टीट्यूशन से कब्जा तो फिर करना चाहते हैं। विपक्ष बाहर आके आपको क्या एक बता मिनट रहा है? रखना अधीर है। रंजन चौधरी जब मीटिंग से बाहर आए उन्होंने कहा नाम तो पहले से तय थे। अरे भाई आप वहीं पर विरोध दर्ज कराते। तो तय थे, नहीं तय थे भैया, आपने पहले से ही। अरे भाई आप 10 मिनट में बाहर आ गए, आप 10 मिनट में बाहर आ गए, आपको वहां लड़ जाना था। कांग्रेस ये लड़ने वाली टेंडेंसी कहां खो चुकी है भाई? अच्छा, आजादी के पहले कांग्रेस लड़ लेती थी, अब कांग्रेस की लड़ने की टेंडेंसी तो- खत्म होती जा रही है। नहीं, टेंडेंसी क्या करेगी? तो जब 3 में से 2 आदमी उन्हीं के हैं तो अकेला एक आदमी 2 थोड़ी हो जाएगा। उसको सर। मालूम है कि 3 में से 2 यही लोग हैं। इन्होंने पूरे नियम चेंज कर दिए। हाँ, ठीक है इन्होंने आशीष जी, पूरे एक छोटा सा institution क्रॉस को करना खत्म चाह कर रहे दिया। हैं। आशीष जी बहुत शॉर्ट में बोलिएगा प्लीज। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति है उसके नियम सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से पार्लियामेंट ने बनाए हैं। और थोड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता को ध्यान करना चाहिए, नवीन चावला जी कौन थे जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे, थोड़ा उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए। ठीक है। जो राजीव गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी हुआ ठीक है। करते थे। ठीक है। आप हमको मत बताइए। ठीक है, आ गए आशीष भाई, आपकी बात आ गई। लेकिन फिर वही बेसिक सवाल यशवर्धन जी देखिए, बेसिक सवाल वही रह जा रहा है। एक सवाल जो नहीं 2 मिनट, एक सवाल जो अनुत्तरित है वो यही अनुत्तरित है कि आज अगर भाई आपके पास इंजीनियर्स तब भी थे जब आपको चैलेंज दिया गया था, आपके पास टेक्नीशियंस तब भी थे जब आपको चैलेंज दिया गया था, क्यों नहीं हो पाया? ये सवाल यशवर्धन जी आपको हॉन्ट करेगा। आप जब तक ईवीएम पे रहेंगे आप मंचों से ये नहीं बताएंगे कि जब हमें बुलाया गया था हम नहीं करेंगे। जिन्होंने किताबें लिखी हुई है, हाँ। ऑन इनको करेगा जिन्होंने किताबें लिखी हुई है, वो जाएं और जाकर प्रूव करेंगे, या तो वो खुद माफी मांगे कि हमने गलत इस पे शक पैदा किया। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद खुद की किताब लिखी हुई है। तो आपने उनकी बात अभी तुरंत किताब मान ली अभी है है सर, वो आप भी तो राज्यसभा मंचों पर उसी को ले रहे हैं। मान नहीं लिए। मैं कह रहा हूँ शक इन लोगों ने पैदा किया। हम ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस को ये खत्म किताब करने कब छपी की थी हमें सर? शक है। सर एक बात बताइए, ये किताब कब छपी है? ये 2010 में छपी हुई है, आज भी उपलब्ध है और राइटर आज भी इस पे अडिग है। ठीक है। कि मैंने सही किताब लिखी है। ठीक है, राधेश्याम जी क्लोजिंग कमेंट आपका। देखिए, जहां तक ईवीएम का सवाल है, इस समय अब ईवीएम पे प्रश्न उठाना गलत है, क्योंकि ये तो माहौल, देखिए लोकतंत्र को बदनाम करना और माहौल खराब करना है। लेकिन जहां तक देखिए यशवर्धन जी ने जो इलेक्शन कमीशन की बात कही है, अब उसमें प्रश्न तो उठते हैं। कैसे अभी एक इलेक्शन कमिश्नर ने देखिए आप रिजाइन दिया है, रिजाइन किया है कि नहीं, कहीं ना कहीं व्यवस्था में कोई गड़बड़ तो है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था राधेश्याम जी कि व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करें। सबसे इंपॉर्टेंट है व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना। देखिए, इस व्यवस्था को जिस पर संदेह होता है और इस तरह के प्रश्न उठते हैं, तो उसको जो रूलिंग पार्टी है उसका परम कर्तव्य है ये कि वो दूसरे दलों को सेटिस्फाई। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भाई, राधेश्याम जी और यशवर्धन जी, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।